दोस्तों, जून 2024 को हमारे कुछ साथियों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम खतलिंग ग्लेशियर जाएंगे। खतलिंग ग्लेशियर पहुंचने के लिए हमें गुतू जाना पड़ता है, जहां हमने एक रात गुजारी। भिलंगना नदी के बगल में बसा है, खूबसूरत सा शहर है। यहाँ से बाई रोड का लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र है। हम गंगी पहुँचे। गंगी इस इलाके का आखिरी गाँव है। इस गाँव के बाद से हमें लगभग 50 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। 4 पड़ाव में हम खतलिंग ग्लेशियर पहुँचते हैं। ये दूसरी बात है कि हम खतलिंग ग्लेशियर नहीं पहुंच पाए, इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये गांव में 1983 में आया था। तब यहाँ समस्या बहुत विकराल थी पॉपुलेशन की, फर्टिलिटी को लेकर के। काफ़ी रिसर्चर यहाँ पे काम करते थे ये समझने के लिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम क्यों है, परंतु आज समस्या ऐसी नहीं है। लगभग 70 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, प्लस होंगी, और 400 का लगभग टोटल पॉपुलेशन है। फीमेल मेल रेशियो भी लगभग बराबर का है। मुख्य पेशा इन गांव वालों का भेड़ पालन और एग्रीकल्चर है, और काफ़ी प्रॉस्परस लोग हैं ये। इस गांव से हम आगे बढ़े। जो हमारा पहला पड़ाव कल्याणी था। कल्याणी जाने के लिए गांव से हमें नीचे की तरफ डिसेंड करना पड़ता थ्रू थिक फॉरेस्ट, और वहाँ एक पड़ाव रास्ते में मिलता है, उसका नाम देवखारी छानी बोलते हैं। ये गांव का ही सेटलमेंट वो नीचे की तरफ, और भिलंगना के बगल में है। लोगों से पता चला कि भिलंगना पिछले कुछ दशकों में काफ़ी विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है। हो सकता है कि एक्सेलरेटेड ग्लेशियल मेल्टिंग हो, क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी हो। 2013 में तो इसने काफ़ी विकराल रूप धारण किया था। हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि अनलाइक इन द हायर हिमालय, जहाँ पे नदियाँ काफ़ी डीप गॉर्जेस में बहती हैं, भिलंगना काफ़ी स्लगिश है। इसका ग्रेडियंट काफ़ी जेंटल है, और साथ में सेडिमेंट सप्लाई इसमें काफ़ी ज़्यादा है। रास्ते में हमें ये 3 बच्चियाँ मिलती हैं जो अपने पीठ पे काफ़ी भारी बोझ लेके चल रही थी, जो बोझ इनके वजन से भी ज़्यादा था। और जिस इनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। जंगल काफ़ी खूबसूरत है। कल्याणी की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे बांस की काफ़ी प्रजातियाँ मिलती है। रोडोडेंड्रॉन है, साथ में बर्च है, साथ में फर है, स्पुर है। इस ढंग के पेड़ यहाँ पे लोअर रीचेस में काफ़ी देखने को मिलते हैं। पहला पड़ाव हमारा कल्याणी, जो कि मीडो में था। बहुत ही खूबसूरत मीडो। जंगल से क्रॉस करने के बाद में सडनली आपको ओपन स्पेस मिलता है, तो काफ़ी एक सुकून सा महसूस होता है। यहाँ पे एक यूनिक पेड़ मुझे देखने को मिला जो मैपल का था। इसको कहते हैं भूतिया बादाम। ये पेड़ क्रिस्टलाइन रॉक्स के दरार से बाहर निकला हुआ है। इसकी गर्थ को देख के लग सकता, हम अंदाज़ा लगा सकते लगभग 50 साल का तो ये पेड़ जरूर रहा होगा, और ये अभी भी अपने ग्रोथ पोजीशन में खड़ा है। ये तब तक खड़ा रहेगा जब तक ज़मीन की नीचे की धारक क्षमता इसको सस्टेन करेगी, और जब वो धारक क्षमता कम होती है तो पेड़ अपने आप धराशायी हो जाता है। जब ये ज़मीन पे पड़ता है तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद में, वो दूसरे छोटे प्रजातियों को पनाह देते हैं। ये हमारा कैंपिंग साइट है, जहाँ पे हमने रात भर कैंप किया और हम इसके आसपास रहे। जहाँ मिडोज होते हैं हिमालय में, वहाँ फ्लावर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनकी वेरिएबिलिटी भी काफ़ी रहती है। ये उसके बावजूद जबकि ग्रेजिंग यहाँ पे काफ़ी इंटेंस है, बिकॉज एक परिवार के पास में 500-600 भेड़ों की संख्या होती है, परंतु फिर भी ये सस्टेन, यहाँ का इकोसिस्टम को सस्टेन करता रहता है। ये ट्रेडिशनल विजडम है कि हाउ डू दे ग्रेज। ये स्टडी का मामला है। ये सिंपली आज की तारीख में हम ब्लेम करते हैं लोकल ग्रेजर्स को फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। मिडोज होते हैं तो शेपर्ड अपने हर्ड्स को वहाँ जमा करता है बिफोर ही मूव्स अप स्लोप। ये पहला हर्ड हमको रास्ते में मिला जो गंगी से चला है, और ये कल्याणी के इस मिडो में अपने हर्ड के साथ में इसके पास लगभग 1000 भेड़ें हैं, और इन भेड़ों को मैन करता है इनका ये वफादार, जिसको हम भूतिया डॉग बोलते हैं। इसके गले में मेटल का पट्टा लगा हुआ है, जिससे कि वो लेपर्ड इसको अटैक करके मार न सके। सवेरे का वक्त है। हम कैंप बाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कल्याणी से हम जो दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे, इसका नाम है खरसोली। खरसोली जो है वो गंगे से लगभग 19 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ये भी एक दूसरे मिडो में खरसोली गाड़ के पास है। कैंप बाइंड अप हो गया। हमारे पोर्टर्स ने अपना लोड अपने पीठ पर रख करके अब ये जेंटल एसेंड यहाँ से हमारा शुरू होता है, उसके लिए निकल पड़े। खूबसूरत पानी के झरने, जो कि सर्क स्ट्रीम है। सर्क का मतलब होता है वो ग्लेशियर जो कभी नीचे की तरफ डिसेंड करता था, आज की तारीख में हैंग हो रखा है, वहाँ से मेल्ट आउट करता है समर जब शुरू हो जाता है। विंटर में ये फ्रोजन रहता है। इसी तरह से कुछ सर्क स्ट्रीम, ये खरसाली गाड़ है जो कि इस
सहस्त्रताल की जो साउथ की तरफ यहाँ पे लोकेटेड है वहाँ से निकलती है। इसकी इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि जो मलबा इसके बगल में बैठा हुआ दिख रहा है इसी स्ट्रीम से लाया गया है। सुबह का वक्त है इसलिए डिस्चार्ज कम है, जैसे दिन बढ़ेगा इसका डिस्चार्ज बढ़ना शुरू होगा। इस ढंग के ब्रिजेस हमको रास्ते में देखने को मिले जिनको हमारे शेपर्ड्स ने अपने सहूलियत के लिए बनाया है। ये एडवाइस किया जाता है कि इन ब्रिजेस को हम सवेरे क्रॉस करें, नहीं तो शाम तक इसमें पानी की मात्रा बढ़ती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पैर के पास में पानी ब्रिज को क्रॉस करके आने लग गया है। ये हमारा खरसोली का बहुत ही बेहतरीन कैंप साइट है। जो स्ट्रक्चर बनाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया है। लोग कह रहे हैं कि लगभग 8 लाख रुपए इसमें खर्चा हुए हैं, परंतु आज इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ये खरसोली माता का टेम्पल है जो लोग अपनी आस्था के लिए इस इलाके में बनाते हैं। ट्री लाइन खत्म हो चुकी है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द वेस्ट खतलिंग की तरफ। ऑक्सीजन उतना कम नहीं है क्योंकि वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। और सामने आपको जो दिख रहा है वो है टर्मिनल मोरेन खतलिंग ग्लेशियर का, यानी एक ज़माने में वो मोरेन उस पॉइंट तक आया था और स्नो एवलांच स्ट्रीम के लॉन्ग फ्रोजन कंडीशन में पड़ी है जिसको हमें क्रॉस करना होता है। इसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि अनुमान लगाना पड़ता है कि हम उस जगह पैर न रखें जहाँ पे ये स्नो की थिकनेस कम हो, और जिससे जब हम क्रॉस करते तो हमारा फेस ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए जैसे कि जगमोहन भाई कर रहे हैं। इनका फेस सामने की तरफ होना चाहिए था। ये बहुत ही गलत तरीका है इसी स्नो ब्रिजेस को क्रॉस करने का। उसके अक्रॉस जब हम जाते हैं तो हमें दूसरे ग्रुप का भेड़ें मिलती हैं जो कि ऑलरेडी लोअर एल्टीट्यूड से हायर एल्टीट्यूड की तरफ पहुंच गए हैं। ये भी गंगी गांव की भेड़ें हैं और इन भेड़ों का जो मालिक उनका नाम है बच्ची सिंह। बच्ची सिंह के अपने हमें बताया कि लगभग उसके पास 700 भेड़ें हैं और जिन भेड़ों को वो और उसका भतीजा देखते हैं जिसका नाम है नत्था सिंह, और साथ में इसके पास 5 शीप डॉग्स हैं। ये वो टेंट है जहाँ पे इन्होंने हमें रहने के लिए जगह भी दी और भोजन भी दिया। अनुमान लगाइए इस टेंट के अंदर हम रात को 5 लोग सोए थे। रात को काफ़ी अच्छी नींद आई 5 लोगों को एक छोटे से टेंट के अंदर में। सफोकेशन नहीं हुआ, उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि यहाँ वेजिटेशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए 4000 प्लस मीटर पर उस ढंग की तकलीफ हमको नहीं हुई। दूसरी जो शेपर्ड्स के टेंट होते हैं इसमें एक छोटी सी स्टोन की वॉल होती है जिसके थ्रू एयर आपको सर्कुलेट होती रहती है, उससे भी आपको सफोकेशन नहीं होता है। सवेरे प्लान के मुताबिक हमें उस कोने पर पहुँचना था जहाँ से हम खतलिंग ग्लेशियर का स्नाउट को फोटोग्राफ कर सके, परंतु जब वहाँ पहुँचे तो क्लाउड के कवर के कारण हम उसे देख नहीं पाए। लेकिन नॉर्दर्न फ्लैंक से हमें जो माउंटेन दिखा उसमें से क्लाउड ऊपर से असेंड कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था ये। अभी भी अंधेरा ही था, उतना रोशनी नहीं थी, लेकिन चोटी पे हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी। जो राइट साइड से स्ट्रीम आ रही है ये स्ट्रीम मासर लेक से आती है। इनफैक्ट ये वही स्ट्रीम है। ये अनुमान लगाया जा रहा है किसी अध्ययन के अनुसार कि अगर मासर ताल भविष्य में एक्सप्लोड करता है जो कि ग्लेशियर लेक है तो नीचे एक मैसिव ग्लॉफ जनरेट हो सकता है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। एक स्टडी प्रतिमा पांडे और उसके साथियों के द्वारा ये टेम्पोरल चेंजेस इस लेक का उन लोगों ने मॉनिटर किया है। उनका मानना है कि पिछले 21 साल में यानी कि 1999 से 2020 के दरमियान ये लेक लगभग 133% इंक्रीज़ करी है। अब ये लेक का सरफेस एरिया है जो इंक्रीज़ किया है। इसमें रिमोट सेंसिंग में सबसे बड़ी तकलीफ तो ये होती है कि जो हमको डेप्थ का जो कंपोनेंट होता है वॉल्यूम निकालने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। परंतु मेरा ये मानना है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोग्राफ, और ये बताना जरूरी है कि जो फटसी शोभन बर्थवाल जी की है ऑल द 3 फोटोग्राफ्स, इस फोटोग्राफ के बेसिस पे मेरा यह आंकलन है कि ये जो लेक है उस ढंग से टिपिकल मोरेन डैम लेक नहीं लग रही है। ऑन द कंट्री एक एम्फीथिएटर वैली है जिसमें स्नो और ग्लेशियर मेल्ट एक्यूमुलेट होता है और कंटिन्यूसली वो बाहर निकलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बड़ा त्रासदी इस लेक के द्वारा ग्लोब के फॉर्म में जनरेट होगी। हाउएवर इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट एंड मोर रिसर्च। आई लीव इट देयर। नाउ सूरज निकलना शुरू हो गया, लालिमा छा गई पहाड़ों पे, और ये अगर ईस्ट की तरफ हम देख रहे हैं जहाँ पावाली काटा डिस्टेंस में आपको दिख रहा है तो एक दूसरा ही स्वरूप मिलता है जब सवेरे की गर्मी और साथ में रोशनी होती है। थके मन से थोड़ा डिसगस्टेड क्योंकि हम खतलिंग नहीं पहुँच पाए। मासर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता था हमारा क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन खतलिंग में नहीं पहुँच पाए। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताना कि हिमालय में इस ढंग की फेलियर्स मिलते हैं, और एक कहावत है कि हिमालय इज गोइंग टू बी देयर फॉर ईयर्स टू कम, बट मेक श्योर यू आर देयर टू विजिट अगेन। सो रिटर्न बैक
with a heavy heart. But while going back, I wanted to give you a very good example of human resilience and positivity. And this is by my friend Manvinder Singh Rautela, who joined us in the stream as a porter. And I never knew that this man traveled many countries before he took up this particular profession with no regret. And he had a problem of thrombosis. He overcame that problem as well and always smiling. आपका नाम क्या है? मन में मानविंदर सिंह तो बहुत बड़ा नाम हो गया। तो मानविंदर सिंह रौतेला जी, आपकी ज़िंदगी की कहानी मैंने सुनी। आपने इससे पहले आप एक अच्छे कुक हैं, आप अच्छे खाना बनाते थे जी। को होटल में काम करता था सर। कहाँ गए आप? सर मैं सबसे पहले तो वेस्ट अफ्रीका, माली, हाँ, एंड एवरी कोस्ट, हाँ, एंड इथियोपिया, 3 कंट्री में रह चुका हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो उसके बाद अच्छा, वापस आया, कुछ टाइम इंडिया में फिर काम किया। हाँ, तो उसके बाद लाओस गया। लाओस भी गए? हाँ जी, वियतनाम और थाईलैंड के बीच में एक छोटी सी कंट्री है। हाँ हाँ, बस वहाँ पे रहा। हाँ हाँ, फिर उस टाइम पे लॉकडाउन में फिर रिटर्न आना पड़ा। हाँ, फिर उसके बाद गाँव में मतलब कुछ टाइम देहरादून में हाँ, रहा हूँ। हाँ। फिर उसके बाद अभी फिलहाल मैं बोल कि चाइना गया था। चाइना में किस लिए गए थे? मैं कुकिंग में गया था वहाँ पे, यू सिटी में। अच्छा, तो वहाँ पे किसी कारण बस हाँ, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आई, फिर भी थोड़ी तबीयत में प्रॉब्लम आई, उस वजह से नहीं रह पाया। हाँ, हाँ। फिर अभी थोड़ा गाँव में हूँ। तो आपको तकलीफ क्या है? आपको कोई आप बता रहे थे ना कुछ आपको? हाँ सर, मेरे को डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम है। उससे होता क्या है? मतलब उससे डॉक्टरों ने मेरे को ये बताया कि आपकी जो अंदर की हमारी जो नस होती है ना, हाँ, वो हाँ। ब्लॉक हो गई थी मेरी, किसी कारण अच्छा। खून का थक्का जम गया था उसमें। ओके, हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें मतलब कि दवाई चलने के बाद उस जैसे वो नली तो खुल गई, नस खुल गई। हाँ, हाँ। तो उसने जो हमारी जो बाहर की नस होती है ना, हाँ, हाँ। उसमें फुलाव आ गया, मतलब अच्छा। फूल गई बाहर की हाँ, नस। स्वेल कर तो गई। उसके वजह स्वेलिंग अच्छा, चलती अच्छा। है, दर्द मतलब बहुत कम होता है ऐसे। अभी तो दर्द चलो, नहीं बहुत हो रहा। बढ़िया। हाँ जी। तो ये फिर आपने ये काम क्यों शुरू कर दिया? आप तो इतना अच्छा काम करके आए हैं, फिर आप? सर ये तो अपने रूट है सर, ये अपना बिजनेस कैसे है, यहाँ अपना टूर है, आप घूमने के लिए मन कर जाता है। अच्छा, अच्छा। तो आपको मतलब तकलीफ नहीं होती वैसे? नहीं, तकलीफ कुछ नहीं है सर, ऐसे अपनी। बहुत बढ़िया। आपके इस मतलब जो सफ़र ज़िंदगी का रहा है, उस ज़िंदगी के सफ़र से लोग जब वास्तव में मोटिवेट होंगे, और आपने जो अपनी बीमारी की लड़ाई से उभर करके हंसते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना फिर से शुरू किया है, ये बहुत इंस्पायरिंग होगा हमारे साथियों के लिए। Okay, welcome. थैंक यू।